हाँ, तो मेरा सवाल था इसमें कितने रेक्टेंगल्स है? एक ने 16 कहा, दूसरे ने 27 कहा, तीसरे ने 32 कहा, और बाकी के 17 लोग क्या कर रहे हैं? सर रेक्टेंगल की स्क्वायर सर। हाँ, कितना? स्क्वायर बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल बोल रहे हैं आप? स्क्वायर की बात ही नहीं कर रहा। स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल चाहिए, हाँ। उसको स्क्वायर बोलते हैं। हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। समझ में आई बात? हाँ सर। चौरस ये आयत होगा, लेकिन हर एक आयत चौरस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। रेक्टेंगल देख नहीं रहा इसमें, तो एक भी एक रेक्टेंगल नहीं देख रहा हूँ सर। एक भी नहीं दिख रहा? चलो, एक को, आनंद को एक भी नहीं दिखा। चलो, और बाकी लोग जवाब चाहिए, गलत होने दो। सर 16। 16 तो बता दिया है। 16 के अलावा 16 तो बता दिया ना। जवाब दो, गलत होने दो, यहीं से सीखना है हमको। 22। 22। हाँ, और 32। 32। चलो, और 32 तो हो गया। 16, 32, 0, 27, ये जवाब मिल गया ना मेरे को? नहीं मिले क्या? इसके अलावा जवाब दो ना। उसके अलावा जवाब दो। बस थक गए इतने जल्दी? रोशन, कितने रहे रेक्टेंगल? आयत कितनी है? भावना, कितने? अंजू? सर 28। 28। थोरात? सर बताए ना 32। 32। चलो, नहीं तभी मेरे नाम दिख नहीं रहते ना, आवाज से मैं हर एक को नहीं पहचान रहा हूँ, इसलिए। हाँ सर। हाँ, चलो, अभी देखिए, आनंद ने 0 बोला, एक भी रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, बराबर है? यस सर। हाँ, अभी देखो बेटा, मैं जब ढूंढने की कोशिश किया, ये साइड, ये जो कर्सर दिख रहा क्या स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, ऊपर वाली एक साइड हो गई, नीचे की एक साइड हो गई, ये इक्वल दिख रही है, ये साइड भी एक है, और ये अपोजिट साइड है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या बनाए थे हम लोगों ने? अपोजिट साइड इक्वल, और हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये साइड से ये साइड अपोजिट है, ये साइड से ये साइड अपोजिट है, बराबर है? और ये जो एंगल है, ये हर एक कितना है? 90 डिग्री का है चारों। ये एक तो रेक्टेंगल बन गया। आर यू एग्री? यस सर। आनंद? सर मैं कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूजन है, बोलना। अगर फिर से बताइए तो सर। ये जो देखो, ये छोटा सा एक डब्बा भी ले लेते हम लोग, ये वाला, ठीक है? जी हाँ, ये ब्लू जो है वो सर क्या? ब्लू नहीं, ये पूरी फिगर, ये दिख रहा हाँ, कर्सर मेरा? हाँ, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। यस सर। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ये वाली साइड, अभी देखो इसको मैं अगर थोड़ा सा, एक मिनट और एक्सप्लेन कर देता हूँ, टेंशन मत लो। स्क्रीन को शेयर करते समय मेरे को ये करना पड़ेगा इसका। करा देता हूँ, मैं समझा भी देता हूँ, टेंशन मत। जब तक ये समझेगा नहीं, सामने नहीं जाएंगे हम लोग। अभी ये रेक्टेंगल दिख रहा है क्या आपको? इसको अगर मैं कलर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बदलू तो और समझ में आएगा आपको। यार वो शेप का कलर क्या हो रहा है? स्टॉप हो गया फिर से।
स्टॉप हो गया था, 1 मिनट। हाँ, अभी ये रेक्टेंगल दिख रहा है क्या आनंद? एक मिनट। हाँ, येलो वाला रेक्टेंगल। दिख रहा है? जी हाँ सर। हाँ, तो अगर मैं ये पूरे इसको अगर अभी एक साथ में करूं तो ये क्या हो जाएगा? अभी एक एक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये एक रेक्टेंगल बन गया क्या पूरा? ये जो साइड है ये वाली, ये पूरी इक्वल, ये इसके साइड में ये अपोजिट साइड इक्वल है। हाँ सर। ये साइड और ये साइड इक्वल है अपोजिट वाली। हाँ है सर। और ये हर एक जो एंगल है ये वाला वो 90 डिग्री का है। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। आर यू एग्री नाउ? यस सर। हाँ, अभी देखो। यस सर। हाँ, समझने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ आपको। अभी ये हो गया एक, तो ये एक को एक रेक्टेंगल मानेंगे हम लोग, ठीक है? अगर इसको मैं एक रेक्टेंगल मानूं, ये अभी ग्रीन दिख रहा कलर आपको? Yes, sir. तो ऐसे कितने रेक्टेंगल है इस फिगर में? 17 16 ग्रीन वाले, 16 सर। बराबर है। और पहले वाला एक, कितने हाँ हो गए? 17। 17 हो गए। हर कोई एग्री है मेरे साथ? यस सर। हाँ, Yes, यहां तक समझ में आया? अभी तो ये 17 हो गए अभी तक के। और अभी अगर मैं ये दो मिला के एक रेक्टेंगल मान सकता हूँ या नहीं मान सकता हूँ? यस सर। बराबर है। तो ये एक हो गया, ये दो हो जाएंगे और ये तीन हो जाएंगे। तो एक कॉलम में कितने मिल रहे मेरे को? 3 मिल रहे। या और समझने के लिए एक हम लोग करते बड़े बड़े पे पहले जाते हैं। इसको एक मान सकते हैं कि हम लोग ये एक रेक्टेंगल मान सकते हैं कि इतना ग्रीन वाला? यस सर। तो ये एक हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 4 हो गया रेक्टेंगल यहाँ पर। यस सर। उसी तरह से आड़ा वाला रो को पूरा मान सकते हैं हम लोग। yes, यस sir. सर। तो ऐसे 4 और 4 कितने मिल गए मेरे को? 8, बराबर है। Yes, sir. Yes, तो sir. अभी मैं कितने रेक्टेंगल लेकर के मान सकता हूँ इस फिगर में? पहले के 17 + 8 कितना हो गया? 25 25 हो गया। तो अभी मेरा नॉलेज क्या हो गया कि कितने रेक्टेंगल है यहाँ पर? 25। समझ में आया? ओके। अभी अभी अगर मैं ये दो को अगर एक मानूं, दो को, तो एक कॉलम में कितने बनेंगे मेरे? 3। ये एक मिला के बन जाएगा, दूसरा और तीसरा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा एक ही कॉलम में। ये ओरिजिनल है अपना, एक दो मिला के एक बन गया। ये जो अभी मैंने डार्क किया वो दो मिला के एक बन गया, बराबर है। और ये दो मिला के एक बन गया, कितने बन गए? 3 बने क्या एक ही कॉलम में? ओके। तो एक कॉलम में कितने बने? 3। हमारे पास में कितने कॉलम है? 4 है ना। 4 तिया कितना हो गया? 4 3 जा 12। तो 12 रेक्टेंगल मिल गए मेरे को। उसी तरह से ये रो को अगर मैं मानता हूं एक, दो मिला के अगर एक मानता हूं मैं रेक्टेंगल, ये वाला आड़ा अभी, तो एक रो में कितने मिल जाएंगे मेरे को? 3 मिल जाएंगे। वैसे ही उसी तरह से यस सर। तो इसमें भी 12 मिल जाएंगे आड़े में, और खड़े में भी मेरे को कितने मिल जाएंगे? 12। कितने मिले मेरे को? 24. तो 24। पहले का कितना था? 25 + 24 49 हो गया। तो अभी मैं कितने करके बोल सकता हूँ? 14. 49 बोल सकता हूँ।
यहां तक समझ में आ गया बेटा मैं जो बोला हूं? अभी तक जो मैंने प्रक्रिया की वो समझ में आई क्या हर एक को? हाँ सर। कोई ऐसा है क्लास में जिसको समझा नहीं मैंने जो बताने की कोशिश की? ये बेसिक अगर समझ में आ गया ना तो मैं आपको अभी एक डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर ध्यान में आ जाएगा। ओके, तो जब मैंने पहली बार ढूंढा तो मुझे कितने रेक्टेंगल मिले थे? एक, बराबर है। Yes, sir. फिर मैंने दूसरी बार ढूंढा तो मुझे कितने मिले? 16। 16 प्लस 1 कितना हो गया? 17। 17. फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये 17 सही नहीं है उत्तर, जवाब जो है वो सही नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर ढूंढा, फिर मुझे 8 नए मिले मेरे को। तो मेरा नया नॉलेज क्या हो गया? ये रेक्टेंगल में कितने रेक्टेंगल है? ये फिगर में 25। तो मेरा जो पुराना नॉलेज था 17 होने का या 17 होने का, उसका टेस्टिंग हो गया। और नया नॉलेज मुझे मिला कि नहीं, वहां 17 नहीं, कितने हैं? 25 है। 25 है। फिर से मैं सेटिस्फाइड नहीं उस आंसर से, फिर से मुझे लगा कि नहीं, कहीं तो भी कम नजर आ रहे, मैंने फिर से ढूंढना चाहिए। फिर से मैंने ढूंढना चालू किया, मुझे को एडिशनल 24 मिले, बराबर है। तो कितने हो गए? 49। Yes, sir. तो मेरा पुराना जो नॉलेज था 25 होने का, उसका टेस्टिंग हो गया, परीक्षण हो गया, तपासनी हो गई, और नया नॉलेज मुझे मिला कितना? 49 का, बराबर है। अभी अगर मैं इसको 3 को मानूं, एक रेक्टेंगल ये फिगर को मानूं, तो एक रो में कितने मिल जाएंगे मुझे? ये एक हो गया और ये दूसरा हो जाएगा, बराबर है। तो एक रो में कितने मिल रहे मेरे को? 2 कॉलम में, 4 कॉलम में अपने, तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 8 मिल जाएंगे। वैसे रो में 8 मिल जाएंगे। फिर से नया नॉलेज मेरे को मिलेगा, 49 प्लस 16 कितना हो गया? 65। तो ये प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जो पुराना ज्ञान है उसको जब मैं टेस्ट करता हूं, उसका जब वेरिफिकेशन करता हूं, तो पुराना सही है या गलत है ये मुझे पता चल रहा है। और नया नॉलेज मुझे मिल रहा है कि एट प्रेजेंट इसमें एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। समझ में आया यहां तक? जब मैं बार बार पहली बार ढूंढा मैंने, वो सही है गलत है ये देखने के लिए फिर से ढूंढा, तो क्या हुआ? पुराना जो नॉलेज था मेरे पास में, पुरानी जो जानकारी थी, उसका टेस्टिंग हो गया, उसका परीक्षण हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, और नया मुझे बात पता चली कि नहीं, वहां पे केवल 49 नहीं, कितने हैं? 65 है। फिर से मैं ढूंढ सकता हूं, बराबर है। ये प्रक्रिया चालू रहेगी। हम लोग जब तक के हर कोई ढूंढे और उसको सेम जवाब ना मिले, तब तक हम लोग इसकी प्रक्रिया चालू रख सकते हैं। और जब सभी को एक सेम जवाब मिलेगा, तब तक के हम लोग उसको ढूंढना चालू रख सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हर कोई जब ढूंढेगा तो उसको सेम जवाब मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो जब एक ही चीज को बार बार हम लोग ढूंढते हैं, और उस प्रक्रिया में पुरानी जो जानकारी हमारे पास में, पुराना जो नॉलेज है, उसका वेरिफिकेशन और टेस्टिंग होता है, और नया नॉलेज हमें मिलता है, नया नॉलेज हम लोग उसमें ऐड करते हैं, तब उस प्रक्रिया को कहा जाता है रिसर्च या संशोधन। समझ में आया? रिसर्च ये वर्ड में ही क्या छुपा है? रिसर्च, पहले से किसी ने ढूंढ के रखा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहले से किसी ने ढूंढ के रखा है, वो सही है गलत है, आज की परिस्थिति में क्या है, उसका जवाब हम लोग देते हैं पहली बार, तब उसको बोला जाता है Research. रिसर्च। ओके, यहां तक समझ Yes, में sir. आया?
हाँ सर। भाई कोई क्लास में जिसको समझ में नहीं आया, रिसर्च का मतलब मैं डेफिनेशन बताता हूँ, मैं जनरल मतलब की बात कर रहा हूँ। बता दीजिए सर। जनरल मतलब समझ में आया या नहीं? यस सर। जो भी पुराना ज्ञान होगा, पुरानी जानकारी होगी, वो आज की परिस्थिति में सही है या गलत है, इसका परीक्षण करने की जो भी प्रक्रिया होगी, नया नॉलेज ऐड करने की जो प्रक्रिया होगी, पुराना जो नॉलेज है उसमें, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? रिसर्च रिसर्च। और संशोधन। बाकी जो किताबी डेफिनेशन है बाद में मिल जाएगी मेरे नोट्स में। सबसे पहले बात क्या है, हमारा समझना। बात समझ में है बेटा? यस सर। जो एक जनरल डेफिनेशन जो मैं बताता हूँ वो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मेरे इसमें नोट्स में नहीं मिलेगी, समझाने के लिए है। तो रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ, मराठी में बता दूंगा, हिंदी में बता दूंगा, लिख लो। हिंदी वाला कोई है प्योरली हिंदी वाला? अनुराग? यस सर। हाँ ठीक है। तो रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ, आर यू नोटिंग? Yes, sir. Research is the process of testing existing knowledge and adding new knowledge to it. मराठीत लिहून घ्या. जुन्या ज्ञानाची पडताळणी, जुनं म्हणा किंवा मग स्थापित, जुन्या किंवा स्थापित ज्ञानाची पडताळणी आणि नवीन ज्ञानाची भर घालण्याच्या प्रक्रियेला संशोधन म्हणतात. पुराने ज्ञान का सत्यापन और नए ज्ञान के जोड़ने की प्रक्रिया को अनुसंधान, हिंदी में अनुसंधान बोलते हैं. यस सर। समझ में आ गया बेटा सबको? तो रिसर्च कब बोलेंगे? किसी ने पहले से तो भी ढूंढ के रखा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, वो आज के परिस्थिति में वो जो भी ज्ञान होगा वो आज के परिस्थिति में सही है या गलत है. सही है तो सही बोलेंगे, गलत है तो गलत बोलेंगे. वो जो भी प्रक्रिया, जब परीक्षण करेंगे तो नया नॉलेज ऐड करेंगे ना हम लोग. आखिरी में तो ये बताएंगे कि जो पहले से है वो सही है या गलत है. अगर गलत है तो दूसरा सही नॉलेज कौन सा है, ये बताने की जो पूरी प्रक्रिया चलेगी उसको क्या कहेंगे? संशोधन. अभी सर्च और रिसर्च में क्या फर्क है बताएगा कोई आप में से? सर्च और रिसर्च में क्या फरक है? एनीवन? सर्च मध्ये सर फक्त संपूर्ण नवीन गोष्टींचाच सहभाग असतो. अच्छा, बोला. दूसरा कोई जवाब?
बोलते जाओ, गलत होने दो, टेंशन मत लो गलती का। और कोई जवाब दूसरी तरफ से कोई? बोलते जाओ बेटा, गलत होने दो, कोई टेंशन मत लो। अभी मैंने पहला सवाल जब भी आपको पूछा था, दिख रहा है कुछ? ये सवाल पे आते हैं हम लोग। पहला सवाल पूछा था मैंने, वास्को दी गामा को क्या बोला जाता है, बोला था। अभी दो जवाब। बोलते जाओ, वास्को द गामा को क्या बोला जाता है? हिस्ट्री में पढ़े हो? हिस्ट्री में पढ़े कि नहीं रे? कोई जवाब नहीं आ रहा तुम लोगों से। वास्को द गामा को क्या बोला जाता है, बता दूं? अभी मोबाइल पे ढूंढेंगे, गूगल बाबा को पूछेंगे क्या बोला जाता है। सर बताइए। डिस्कवरर ऑफ इंडिया बोलते हैं क्या? इंडिया हाँ को सर। उन्होंने ढूंढा था ना, हाँ बोलते हैं ना वास्को द गामा को डिस्कवरर ऑफ इंडिया बोलते हैं। कभी सुना आपने उसको रिसर्चर ऑफ इंडिया बोला है? नहीं सर। ये बात ध्यान में रखना है, जब पहली बार किसी चीज को ढूंढा जाता है उसको डिस्कवरी बोलते हैं, रिसर्च नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्कवरी। डिस्कवरी, ओके। डिस्कवर करते हैं हम लोग उसको, और इसलिए वास्को द गामा को कभी भी रिसर्चर नहीं बोला गया। क्या बोला गया है? डिस्कवरर ऑफ इंडिया बोला गया है। डिस्कवरर, ओके। शोधकर्ता बोलते उसको, शोध लावला त्यांनी भारताचा। समझ में आई बात? तो जो डिस्कवरी चैनल पे तुम लोग जो जानकारी लेते हो, या डिस्कवरी चैनल पे जो दिखाई जाती है बातें, ये पहली बार ढूंढी हुई बातें हैं, इसलिए उसको डिस्कवरी चैनल बोलते हैं। अरे बात समझ में? यस सर। So you got the point? What do you mean by research? फिर हमारे सोशल वर्क में रिसर्च का मतलब क्या होता है, वो धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले इन जनरल मीनिंग ऑफ रिसर्च, डिड यू गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके। अभी अगर जनरल मीनिंग समझ में आ गया हो तो मैं जो डेफिनेशंस है उस पे आता हूं। और एक बात सभी के लिए बोलता हूं, मैं बैठने के लिए 4 घंटा बैठूंगा, तो आप जब थक जाओगे या ओवरडोज हो जाएगा एक ही दिन में, तब मेरे को रोक देना, ठीक है? चांस मिला तो मैं ले लूंगा जितना लेना है उतना। लेकिन आप लोग अगर बोर हो गए या अभी लगता है कि नहीं अभी रुक जाना चाहिए, हाँ, तो जस्ट टेल मी, वी विल स्टॉप देयर, ओके? या बीच में ब्रेक चाहिए, फिर से हम लोगों को रिज्वाइन करना है तो बता देना, ओके? आपस में डिस्कस करके लगे तो बताओ, कोई एक का डिसीजन मत लेना, ठीक है? बड़ू सामने? यस सर। या अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उस पर किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर।
पुस्तकांमध्ये व्याख्या भेटतील बेटा, पण अर्थ नाही भेटणार, एक लक्षात ठेवा. म्हणून हे समजून घ्या अगोदर. ओके, अभी हम लोग चलते हैं डेफिनेशंस पे. ओके, तो जो डेफिनेशन मैंने एक जनरल बताया था, दूसरी जो डेफिनेशंस है जो हम लोग सोशल वर्क के इसमें भी लगा सकते हैं, उसको थोड़ा सा रिलेशन में लगे. तो रिसर्च इज व्हाट? इज अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम थ्रू एक्टिविटी विद सिस्टमैटिक प्रोसेस. ये हर एक वर्ड का मीनिंग मैं बताने वाला हूं आपको बाद में, ठीक है? तो रिसर्च क्या है? एक समस्या को समाधान देने की एक व्यवस्थाबद्ध तरीके से की गई एक कृति है या प्रोसेस है, एक्टिविटी है. काय के लिए है? ये हर एक का वर्ड आपको बाद में समझेगा. सिस्टमैटिक प्रोसेस किसको बोलता है, प्रॉब्लम किसको बोलता है, वो वन बाय वन हम लोग देखेंगे. ओके, तो डेफिनेशन में वर्ड्स आ रहे हैं, उसका मीनिंग बाद में देखेंगे हम लोग. इन जनरल ध्यान में रखना है, इन जनरल रिसर्च की अगर हम लोग बात करेंगे, पहली डेफिनेशन तो मैंने बताया आपको, टेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एडिंग न्यू नॉलेज टू इट. बराबर है? वो रोते जागते सोते उसको याद रख लो. रिसर्च क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एडिंग न्यू नॉलेज टू इट. ओके, जे संशोधन, स्थापित ज्ञानाची पडताळणी आणि नवीन ज्ञानाची भर घालण्याची काय आहे? प्रक्रिया आहे. हे जनरल झालं. आता थोडं स्पेसिफिक आपण होत जाऊ. So research is a solution to problem through a activity with systematic process. Now what is systematic process? त्याचं पण आपण नंतर बघू. ओके, तो ये ध्यान में रखने के लिए रिसर्च काय के लिए है? कहीं अगर समस्या क्रिएट हुई है, उस समस्या को समाधान देने के लिए जो एक व्यवस्थाबद्ध तरीके से एक कृति चलाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संशोधन. ओके, दूसरी डेफिनेशन उसमें है, research refers to a process where activities are carried out systematically to find a solution to the problem. मतलब वही है, घुमा फिरा के. बराबर है? अल्टीमेटली काय से संबंधित है? एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी काय के लिए करनी है? एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए. और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते समय वो कृति जो करनी है वो सिस्टमैटिक तरीके से करना है, व्यवस्थाबद्ध तरीके से करना है, एक पद्धतित तरीके से करना है. वो पद्धतित तरीका क्या होता है? दैट वी विल सी लेटर. डेफिनेशन में कुछ तकलीफ है समझने में? नो सर. ओके, शुड आई मूव? यस सर. हाँ, ये और अलग अलग डेफिनेशन है. तो रिसर्च क्या है? रिसर्च रेफर्स टू अ सर्च ऑफ नॉलेज, सर्च फॉर नॉलेज. तो संशोधन काय के लिए किया जाता है? नॉलेज को ढूंढने के लिए. ओके, इट इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर नॉलेज, इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक. विशिष्ट विषय पर वैज्ञानिक तरीके से और व्यवस्थाबद्ध तरीके से ज्ञान और जानकारी पाने का एक तरीका है या ढूंढना है. व्यवस्थाबद्ध और साइंटिफिक, ये वर्ड्स कॉमन आ रहे हर एक इसमें. ओके, सो वी विल सी व्हाट डज इट मीन. इट इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. अगेन साइंटिफिक वर्ड आहे. वैज्ञानिक तपासणीची कला म्हणतो. इट इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. तो साइंटिफिक का मतलब हम लोग बाद में मैं समझाता हूँ. अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर डिक्शनरी, ये जो इंग्लिश की डिक्शनरी है उसमें जो बोला गया है रिसर्च का मतलब केयरफुल और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज. ज्ञान की कोई भी शाखा हो, उसमें नया जो भी तथ्य होगा, फैक्ट्स होगा, उसको केयरफुली और एक सिस्टमैटिक तरीके से इंक्वायरी जो करनी है, उसी को क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं करके डिक्शनरी बोलती है. और शॉर्ट में अगर हम लोग देखें तो रिसर्च इज अ सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इन रिसर्च. और रिसर्च वर्ड अलग अलग आ गया 2 बार, इसको देख. इन रिसर्च काट डालो,
नहीं वो जरूरी है, मैं समझाता हूँ उसको बाद में, सॉरी। तो क्या कहा इसमें, एक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थाबद्ध पद्धति को यूज करके जो समस्या है रिसर्च की या संशोधन में, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जो एक्टिविटी करेंगे या मेथड अपनाएंगे या नॉलेज पाएंगे, उस नॉलेज को ढूंढने का जो भी तरीका होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, रिसर्च या संशोधन। Okay, so another definition is there. Research is the process by which one acquires authentic and reliable information about a phenomena. It may be broadly defined as a systematic inquiry towards understanding a social phenomena. It involves systematic and critical investigation towards increasing the stream of knowledge. इसमें क्या कहा है, रिलायबल इंफॉर्मेशन, एक घटना घटी है और घटना के बारे में एक विश्वसनीय, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जानकारी पाने का जो तरीका है या प्रक्रिया है, उसको रिसर्च कहते हैं। और एक या सामाजिक घटना को योग्य तरीके से समझने के लिए जो भी इंक्वायरी करेंगे या ढूंढेंगे, चौकसी करेंगे या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको भी हम लोग रिसर्च बोल सकते हैं। और इस प्रक्रिया में जो नॉलेज है अभी का एग्जिस्टिंग, उसको बढ़ाने में, उसमें इंप्रूवमेंट लाने में जो व्यवस्थाबद्ध तरीके से और टीकात्मक तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, रिसर्च कहा जाता है। ये डेफिनेशन से आपको किताबों में मिल जाएगी। ओके, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाता हूं। अभी हम लोग जो बात करते हैं, हाँ, संशोधन का मतलब समझ में आया अभी तक? कोई डेफिनेशन अगर नहीं समझे होंगे तो उसको रिपीट कर सकता हूँ। तो साइंटिफिक वे क्या है, तरीका क्या है, मैं सामने आता हूँ उसके ऊपर। किसी को अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें किसी को कुछ सवाल है? बोलते जाओ बेटा, किसी को कुछ सवाल है? जोर से, आवाज कम आ रहा मेरे को। नो सर। हाँ, तो बड़ू सामने। यस सर। हाँ, अभी मुझे आप लोगों से एक जवाब चाहिए। साइंस का मतलब क्या है? विज्ञान किसको बोलते हैं? शास्त्र। ऐसा कोई नहीं है जो विज्ञान पढ़ा नहीं है, कम से कम 10th तक कॉमन था सबको, था ना? तो साइंस किसको बोलते बेटा? सत्य की खोज। सत्य की खोज। और बाकी लोगों ने कसम खा के रखी, करे नाही बोलेंगे। विज्ञान म्हणजे काय? शिकल्या ना तुम्ही, विषय होता ना 10वी पर्यंत, नव्हता का? सत्याची पडताळणी करणारा शास्त्र. सत्याची पडताळणी करणारा काय? शास्त्र. शास्त्र म्हणजे शास्त्र का? सत्याची पडताळणी करणारी पद्धती म्हणू शकता किंवा एक एंड। हा, आणखी एक साधा मीनिंग दिलेला मी। नेचर में जो भी घटनाएं होती है, वस्तुएं है, उनका डिस्क्रिप्शन देना, जस्टिफिकेशन देना और उसको समझना, ये प्रक्रिया जो होगी उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञानात शिकतो काय आपण? कुठलीही घटना झाली
किंवा एखादी वस्तू असली ती काय आहे नेमकी, तिचा उपयोग कुठे होतो, युटिलिटी काय आहे, स्वरूप काय आहे, त्याचं स्पष्टीकरण देतो ना आपण आणि ते समजून घेण्याचा प्रयत्नही करतो. ही जी प्रक्रिया राहील तिला काय म्हणतो आपण, शास्त्र किंवा विज्ञान. आणि साध्या भाषेत जर सांगायचं असलं तर ते ज्ञान जे टेस्टेड आहे, ज्याची तपासणी झालेली आहे, एंड प्रोडक्ट आहे, दॅट इज व्हॉट सायन्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान में रखना है. अभी रिसर्च और साइंस में फर्क समझने का कोशिश करो. साइंस क्या है? इट इज द एंड ऑफ प्रोसेस. ओके, साइंस क्या है? एंड ऑफ प्रोसेस है, प्रक्रिया का अंत जिसको हम लोग बोलते हैं या शेवट ज्याला म्हणतो आपण ते आहे. शेवटी काय मिळणार आहे? नॉलेज मिळेल. तपासणी केल्यानंतर एंड काय मिळणार आहे मला? नॉलेज मिळेल. आणि रिसर्च काय आहे? ते नॉलेज मिळवण्याची प्रक्रिया आहे. इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग द नॉलेज. तो रिसर्च से हम लोग क्या करते हैं? एंड में साइंस का डेवलपमेंट. रिसर्च करते काय के लिए है? विज्ञान का निर्माण करने के लिए. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? विज्ञान आणि संशोधन याच्यामधला फरक. संशोधन काय आहे? शास्त्र निर्माण करण्याचं प्रक्रिया आहे आणि विज्ञान काय आहे? त्या प्रक्रियेचा अंत आहे. शेवटी शेवट जे होणार आहे प्रक्रियेचा, संशोधनाचा, तो कशात रूपांतरित होईल? नॉलेज मध्ये. आणि ते नॉलेज म्हणजेच काय राहणार? शास्त्र राहणार. समझ में आया? की नाही समझ में आया? पुन्हा एकदा सांगा. बघा, दोन गोष्टी सांगतोय मी. सपोज तुम्ही आता सर्वात जास्त जी गरज आहे नागपुरात असो की पूर्ण भारतभरात, पूरे नागपुर में देखो या पूरे इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा चल रहा है अभी फिलहाल दो ही न्यूज पेपर में घूमती है. कौन सी? एक ऑक्सीजन की कमी और दूसरा एक इंजेक्शन है. कौन सा है? रेमडेसिविर की कुछ तो भी बोलते हैं उसको, रेमडेसिविर है ना. ये दो ही है ना कमियां अभी. हाँ, अभी ऑक्सीजन हम सबको पता है, रेमडेसिविर अभी अभी सुना है कोरोना केस में. अभी जो बात आती है रेमडेसिविर का इतना शॉर्टेज है, उसकी सही में कोरोना में इतनी जरूरत है क्या? कोरोना केस में जिसके लिए लोग इतने भटक रहे हैं. ये सवाल अगर मेरे मन में आया और मैंने एक प्रक्रिया चालू की, एंड में मुझे एक नॉलेज मिलेगा, सत्यता मिलेगी, बराबर है, कि सही में रेमडेसिविर ये इंजेक्शन की कोरोना काल में कितने प्रमाण में जरूरत है, ये एंड में मैं बता पाऊंगा? हाँ या ना? कोई जवाब नहीं आ रहा है. मैंने क्या सवाल किया? रेमडेसिविर ये इंजेक्शन की कोरोना काल में कितने प्रमाण में जरूरत है, ये सवाल अगर मेरे पास में आया और मैंने एक प्रक्रिया चालू की ढूंढने की, मैं हॉस्पिटल में गया, जो पेशेंट थे, देने वाले पेशेंट को और नहीं देने वाले पेशेंट का क्या हालत था एंड में, इसका स्टडी किया मैंने. एंड में मुझे क्या मिलेगा? एंड में मैं बता पाऊंगा ना कितने प्रमाण में रेमडेसिविर ये इंजेक्शन की जरूरत थी. बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा?
आवाज हो कम आ रहा सर, है। हो सर, एंड में बता पाऊंगा ना? हो सर। तो जो एंड में नॉलेज मिला मुझे कि नहीं इतने प्रमाण में रेमडेसिविर की जरूरत थी, ये स्टेज पे जरूरत है, पहले स्टेज में जरूरत है या 5th स्टेज में जरूरत है रेमडेसिविर या इंजेक्शन की, ये एंड में बता पाऊंगा ना मैं? हो सर। दैट हाँ, इज सर। माय विज्ञान साइंस शास्त्र। व्हाट इट? Yes, विज्ञान सर। एंड जो वो साइंस मिला मेरे को कि रेमडेसिविर का कोरोना के पहले स्टेज में या दूसरे स्टेज में या तीसरे स्टेज में इंजेक्शन की जरूरत है, ये मैं बता पाऊंगा ना एंड में स्टडी करने के बाद? तो एंड प्रोडक्ट जो मुझे मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? साइंस होगा। कॉन्फिडेंटली मैं बोला पाऊंगा फर्स्ट स्टेज पे एक पेशेंट उसको रेमडेसिविर देने की जरूरत नहीं है, आई विल से कॉन्फिडेंटली। बराबर है? इसको अभी 2-3 स्टेज में जरूरत ही नहीं है, देंगे कब? 5वें स्टेज पे। तो अभी मेरे को प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि इंजेक्शन मुझे किसको देनी है पहले। अगर मैं पहले और दूसरे स्टेज में जरूरत ना होते भी दूंगा तो मैं जो 5th स्टेज पे पेशेंट है उनको तो मरने के लिए छोड़ रहा हूँ ना। बराबर है कि नहीं? ये नॉलेज एंड में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? So I will be able to take the decision based on what? ये रिसर्च से मुझे एंड प्रोडक्ट जो मुझे मिला उसके बेस पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yes, sir. और जो मैंने प्रक्रिया चलाई काहे की उसके स्टडी की और उस नॉलेज तक पहुंचने की, मैंने क्या किया? जो पेशेंट को दी गई उनके भी पूरे 5 स्टेज जो है कोरोना के, हर एक स्टेज के मैंने पेशेंट को कुछ लोगों को देके देखा, कुछ लोगों को नहीं देके देखा, और दोनों के रिजल्ट जब मैंने कंपेयर किया तब मैं एंड में बता पा रहा हूं। बराबर है? तो ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं रिसर्च कहूंगा। ओके? और एंड में मैं जो नॉलेज डेवलप किया हूं कि ये स्टेज में ये स्टेज में ये स्टेज में रेमडेसिविर देने की जरूरत है, वो मेरा क्या बन जाएगा? सायन्स। सायन्स। गॉट इट? यस सर। विज्ञान आणि रिसर्च याच्यामधला फरक लक्षात आला? विज्ञान निर्माण करायसाठी, शास्त्र निर्माण करायसाठी काय करतो मी? एक प्रक्रिया चालवतो, एक ऍक्टिव्हिटी घेतो, ती ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय? रिसर्च। ती प्रक्रिया म्हणजे रिसर्च। आणि शेवटी जे मला ज्ञान मिळतं तपासणी केल्यानंतर, प्रयोग केल्यानंतर जे शेवटी मला ज्ञान मिळतं त्याला काय म्हणणार मी? शास्त्र। सायन्स, विज्ञान। विज्ञान। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. दोन्ही मधला फरक। Is there anyone in the class who does not understand this meaning? ये अगर समझ में आ गया तो फिर मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च की डेफिनेशन समझा सकता हूं। Is there anyone जिसको समझा नहीं हो? ये बेसिक है इसलिए इसको ज्यादा टाइम ले रहा हूं बेटा मैं। ये बेसिक समझ में आ गया तो बाकी का तुम खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। Need not to worry for that. हाँ, मैं बार बार इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। ओके? आई डोंट थिंक आप पूछोगे भी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। अभी देखिए ये सवाल है आपके सामने। क्या सवाल है? एक सिचुएशन है, उस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। सवाल समझ में नहीं आया हो तो मुझे पूछ लेना। जवाब दीजिए तो सामने बोलता हूं। सर ते वेळ थांबवतील चंडू शोधण्यासाठी। हाँ, कुछ ने कुछ तो भी बोला, मैं थोड़ा पानी पीने गया था। बोलिए। सर ते म्हणजे
ज्या जितके वेळात चेंडू म्हणजे शोधतील ते वेळ थांबवतील ते काउंट करतील बॉलच नाही. नाही तर खेळण्याचा प्रश्नच कुठे आहे. तर ते एका प्रॉपर प्रोसेसने चेंडू शोधण्यासाठी जाणार. सवाल ये है 5 बच्चे बॉल के साथ में खेल रहे ग्राउंड में और बॉल घूम गया. ओके, अभी सवाल ये है कि बॉल नहीं मिलने के जो चांसेस है वो कम करने के लिए उन लोग क्या करेंगे. बॉल नहीं मिलने के चांसेस है, मिलने के चांसेस बढ़ाना और नहीं मिलने के चांसेस कम करने के लिए उन लोग क्या करेंगे, ये सवाल है. क्वेश्चन नाही समजा. बघा, 5 मुलं ग्राउंड मध्ये चेंडू खेळत आहेत, बॉल, आणि तो चेंडू हरवला समजा. ओके, ही सिच्युएशन कळली. हाँ सर. सिचुएशन ऐसी है, परिस्थिति कि 5 बच्चे बॉल के साथ में खेल रहे थे और बॉल गुम गया है. अभी सवाल मैंने जो किया है वो है कि बॉल मिलने के चांसेस बढ़ाने के लिए, मैंने थोड़ा उल्टा पूछा था, बॉल मिलने के चांसेस बढ़ाने के लिए ये बच्चे क्या करेंगे. बॉल को ढूंढेंगे. ढूंढेंगे, बराबर है. कैसे ढूंढेंगे. ज्या मार्गाने चेंडू मारला होता त्याच मार्गाने परत जातील आणि शोधतील. कोण जाईल 5 पैकी. सर्वच जातील. सर्वे बरोबर. मिळून जर आणि बॉल सर्व कोणत्या वेगवेगळ्या मार्गाने गेला आहे कळेल कसं. सगळे वेगवेगळ्या दिशाने जातील आणि शोधतील 5ही दिशाला. बोला बोला, चुकत कोणाचंच नाही आहे. गलत किसका नहीं है, सभी आंसर सही है. मैंने क्या कहा था, बॉल मिलने के चांसेस बढ़ाना है मैंने, बराबर है ना. तो क्या सर. करें. ये हर एक प्रक्रिया जो है की जा सकती है, नहीं की जा सकती ऐसी बात नहीं है. मेरा सवाल ये था कि बॉल मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, इसके लिए इन लोग क्या करेंगे. वेळ न घालवता ते बॉलच्या मागे जातील. वेळ न घालवता बॉलच्या मागे जातील. सिंपल सा है बेटा. मैंने क्या कहा था, चांसेस बढ़ाना है मिलने के और नहीं मिलने के कम करना है, बराबर है. सबसे पहले 5 तो साथ में आएंगे. किसने मारा था, कहां फेंका था, उसके बारे में चर्चा होगी, बराबर है ना. फिर कौन सी दिशा में गया था उसके बारे में चर्चा होगी. फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, कौन कौन सी दिशा में जाएगा या सभी एक दिशा में जाएंगे, वो डिसीजन मेकिंग होगा ना. अगर ये सब साथ में मिलके नहीं करेंगे तो क्या होगा, भटकेंगे ना उन लोग अलग अलग दिशाओं में, कि नहीं होगा. तो चांसेस बढ़ेंगे कब मिलने के, जब आपस में उन लोग सब चर्चा करके एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे कि कौन कौन से दिशा में जाएगा. देन ओनली. बिना ये डिस्कस किए अगर वो करेंगे तो मिलेगा क्या. टाइम ज्यादा लगेगा, मिल भी जाए लेकिन वक्त ज्यादा लगेगा. होगा या नहीं होगा. तो दे हैव टू फॉलो अ प्रोसेस, प्रक्रिया. और प्रक्रिया जब मैं कहता हूं तो स्टेप बाय स्टेप, पहले ये करना चाहिए, बाद में ये करना चाहिए, बाद में वो करना चाहिए. स्टेप्स, पायऱ्या महत्वाच्या आहेत. और वो स्टेप्स अगर नहीं है तो प्रोसेस नहीं कहलाई जाती. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. एक जगह में वो प्रक्रिया हो सकती है, एक जगह में गलत बोल सकते हैं, दूसरी जगह में सही भी बोल सकते हैं. जस्ट एन एग्जाम्पल, आपका कोई उधर पश्चिम महाराष्ट्र में है किसी का पहचान का या रिलेटिव. है क्या एकाध का. कभी गए हो सोलापुर सातारा वगैरह उधर.
नहीं सर। कोल्हापुर। वहां मैं एक बार गया था दोस्त के यहाँ पे, वहां खाना खाने बैठा, जो थाली में आया सब खाया, और जब उठना चालू हुआ तब मेरे दोस्त के मम्मी ने पूछा, बेटा बोले तूने रोटी लिया ही नहीं। क्या हुआ होगा उस सिचुएशन में? सर उधर रोटी खाती ही नहीं। हाँ, रोटी खाते नहीं खाते ऐसी बात नहीं है। अपने यहाँ पे पहले जैसे रोटी परोसी जाती है और रोटी का कोटा पूरा होने के बाद में चावल पे जाते हैं, वैसे वहां पे है। चावल का कोटा पहले पूरा हो जाता है, देन आस्क फॉर चपाती और रोटी। भाकरी। अब मुझे लगा रोटी बनी नहीं होगी, चावल जितना दबाना था दबा दिया, क्योंकि इधर की आदत है पहले रोटी खाने की। तो प्रोसेस है, स्टेप्स है। हमारे तरफ हमारा पेट कब भरता है इधर, जो हरदम की हमारी आदत है उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो तब हमको लगता है सेटिस्फाइड है हम लोग, है कि नहीं? उसकी प्रोसेस उधर की अलग है। लेकिन उधर में अगर हम लोग ऐसा कहेंगे तो वो उधर की नीड नहीं है, उधर की जरूरत नहीं है। उनको गलत नहीं बोल सकते हैं, केवल हमारे जैसा नहीं है इसलिए गलत बोलना, दैट इज नॉट गुड। हमारी बात समझ में? एक प्रोसेस अगर है और उस प्रोसेस में अगर मैं पश्चिम महाराष्ट्र में अगर उस प्रोसेस को देखूं तो मेरे को पहले क्या मिलेगा, चावल ही खाते करके मिलेगा। तो जब मैं विदर्भा में स्टडी कर रहा था, आई कांट से दे आर रॉन्ग, दैट इज देयर प्रोसेस ऑफ फीडिंग देयर पीपल। या हमारा जो खाने का तरीका है, फूड हैबिट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो वहां की है, अलग हो सकती है, गलत नहीं होगी, लेकिन एक प्रक्रिया है। तो रिसर्च में भी जब भी हम लोग किसी ज्ञान को पाने की कोशिश करेंगे तो क्या रहेगा, वो एक प्रक्रिया से जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, बुरा मत मानना, थोड़ा खड़ूस हूं। शीतल, आवाज ये तो है? या अंजू? अंजू आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ अंजू, अगर मैंने आपको सवाल पूछा, बेटा बच्चे कितने हैं, कंप्यूटर में घुस के मारोगे नहीं मेरे को? मारोगे ना? ये सवाल अगर मैंने पूछा तो मारोगे या नहीं मारोगे? मास्टर हूं इसलिए सोचोगे थोड़ा सा। लेकिन अगर किसी ने हलते भलते ने अगर पूछ लिया तो दो कान के नीचे नहीं दोगे उसको? जनरल क्यों? बच्चे शादी के पहले भी हो सकते हैं, बट इन इंडिया वी फॉलो प्रोसेस, या एवरीवेयर। अगर एक मैरिड गर्ल को हम लोग पूछेंगे, मैरिड लेडी को, कि कितने बच्चे हैं, तो हाँ या ना में जवाब मिलेगा। लेकिन अगर एक अनमैरिड को अगर हम लोग पूछेंगे तो दो कान के नीचे पड़ सकता है, और जुदाई वाली नाटक हो सकती है। जुदाई पिक्चर में कौन है? परेश रावल। सवाल पूछने का तरीका जो है कि तो कोई बताता है उसको पहले, बाद में पूछना था, बाद में फिर से वही करता है। मैरिड को जाके पूछता है बच्चे कितने हैं, अनमैरिड को जाके पूछता है बच्चे कितने हैं, फिर पूछता है, या मैरिड को जाके बच्चे है करके अगर पूछा, बताया दो है, फिर पूछता है शादी हुई क्या, और दो कान के नीचे खा के आ जाता है, लाइक दैट। सो देयर इज अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। वो स्टेप की जो प्रोसेस होगी, प्रोसेस में स्टेप्स होगी, और वो स्टेप्स को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं रिसर्च में, संशोधनाच्या पायऱ्या, स्टेप्स ऑफ रिसर्च या स्टेप्स इन रिसर्च। हमारी बात समझ में? वो प्रोसेस से जब हम लोग जाएंगे, पायरियों से जब जाएंगे, और एंड में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा साइंस होगा, और जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा काम करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस। दैट प्रोसेस इट इज नथिंग बट व्हाट, रिसर्च। समझ में आया? तो और भी है कोई क्लास में जिसको समझा नहीं? तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये लिया था सिस्टमैटिक बताने के लिए, प्रॉपर वे। जैसे कुछ लोगों ने जवाब दिया चारों पांचों दिशा, पांच लोग पांच दिशाओं में जाएंगे, है ना, या जिधर बॉल गया उधर ही सबके सब लोग जाएंगे विदाउट डिस्कशन। दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। जब मैं साइंटिफिक वे की बात कर रहा हूं या प्रॉपर वे की बात कर रहा हूं,
मैंने जिस तरीके से ज्ञान पाया उसी तरीके से अगर दूसरा कोई अगर करता है या करके देखता है तो उसको भी सेम नॉलेज मिलना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? साइंटिफिक वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं अभी, समझ में आया? Yes, sir. ओके। कब साइंटिफिक कब कहूंगा मैं? एक प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक वे से, एक प्रॉपर सीक्वेंस से स्टेप्स को फॉलो करके जो भी रिसर्च किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? साइंटिफिक रिसर्च। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो ये है साइंटिफिक रिसर्च की कुछ डेफिनेशंस, ये आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी। Systematic and critical investigation about the natural phenomena to describe, explain and finally to understand the relations among them। मतलब जो भी सामाजिक घटनाएं हैं उन सामाजिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए, उसका स्पष्टीकरण देने के लिए और समझने के लिए, और समझना भी क्या है, उन घटना के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे, फैक्ट्स होंगे, उनके बीच में आपस में रिलेशन किस तरह का है, इसके बारे में एक व्यवस्थाबद्ध तरीके से, पद्धतिक तरीके से, एक टीकात्मक तरीके से जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, वर्णन करेंगे, स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? साइंटिफिक रिसर्च। जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूं समझने के लिए, बाद में भी वो एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हम लोग रास्ते से जा रहे हो कि एक एक्सीडेंट हो गया, दैट इज ऑल्सो घटना, फिनोमिना है कि नहीं है? धीरे धीरे जब पहली बार हम लोग जाएंगे, हमारे सामने अगर घटना हुई है तो हम देखे हुए हैं, और कोई पहले से वहां पे है, हम पहुंचे, अगर उसको पूछा मैंने कि भैया क्या हुआ है, वो भी अभी अभी घटना हुई है, वो क्या बताएगा? अभी सब गिरे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है, यही बोलेगा ना। अगर वहां पे हम लोगों ने कुछ समय बिताया, गाड़ी में कितने लोग थे, किसकी स्पीड ज्यादा थी, कौन रॉन्ग डायरेक्शन से आया, तो घटना होने के पीछे का कारण क्या है, उस घटना को कैसे बचाया जा सकता है, इन सवालों के जवाब मैं दे सकता हूँ कुछ टाइम के बाद, स्टडी करने के बाद। तो मुझे प्रक्रिया समझनी पड़ेगी, घटना कैसे हुई, कौन सी गाड़ी थी, कौन चला रहा था, कितने स्पीड में चला रहा था, सिग्नल का फॉलो, जो ट्रैफिक सिग्नल से उसको फॉलो किया था, नहीं किया था, ये सब जब अलग अलग फैक्ट्स है ना, अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, इन सभी के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, या स्पीड और एक्सीडेंट का जो बात है उसके बीच में का रिलेशनशिप जो है वो देखने की अगर मैं बात करूंगा व्यवस्थाबद्ध तरीके से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइंटिफिक रिसर्च। ओके, और भी है उससे रिलेटेड बातें। बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च इज बेस्ड ऑन व्हाट? टू कंसेप्चुअल फाउंडेशंस, फैक्ट्स एंड थियरी। फैक्ट्स एंड थियरी। अब फैक्ट्स और थियरी का फर्क जो है मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे मैंने छोटा सा इसमें दिया गया, सम फिनोमेना हैज बीन ऑब्जर्व्ड। मैंने घटना का मतलब एक्सीडेंट हुआ, ये घटना देखी, दैट इज व्हाट? फैक्ट्स। ओके, ये क्या है? तथ्य है। मैं जा रहा था, मेरे सामने क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है, वो घटना हुई है, मैंने ऑब्जर्व किया उसको, दिस इज व्हाट? फैक्ट। अभी थियरी क्या है? ये जो एक्सीडेंट हुए तो क्यों हुआ? आज का जो एक्सीडेंट हुआ है उसका और पहले जो हुए एक्सीडेंट, इसके बीच में कुछ संबंध है क्या? उसका कुछ रिलेशनशिप हम लोग लगा सकते हैं क्या? पहले की घटना है और अभी जो हुई है वो घटना है, ये रिलेशनशिप बताने का जो काम है, दैट इज व्हाट? थियरी या सिद्धांत।
उसका सीक्वेंस लगाना घटना का, जो जो बातें हुई है उसको क्या कहते हैं? सिद्धांत। तीसरा जो पॉइंट है उसका भी मीनिंग वही निकलता है, साइंटिफिक रिसर्च एम्स एट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड ऑफ देयर म्यूचुअल रिलेशंस। मतलब जो भी घटना हुई है उस घटना के फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना, उसका वर्णन करना, और वो दो अलग अलग घटनाएं जो है, मतलब जो फैक्ट्स है, तथ्य हैं, उसके बीच में आपस में कुछ संबंध है। गाड़ी चलाने वाले की एज और स्पीड, इसके बीच ये दो अलग अलग फैक्ट्स है ना घटना के बारे में। कोई तो भी इंसान ही चला रहा होगा तो वो चलाना, जेंडर मेल और फीमेल, और उसकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड, इसके बीच में कुछ संबंध है क्या? ये जब मैं बताता हूं रिलेशनशिप, देन इट बिकम्स अ साइंटिफिक। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, उसके बाद का भी जो पॉइंट है उसका भी मीनिंग वही निकलता है। इट आल्सो एम्स एट अंडरस्टैंडिंग देयर नेचर एंड इंटरप्रेट्स द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स एंड रिलेशन। सेम मीनिंग निकलता है पहले वाले का, मतलब तीसरे पॉइंट का और उसका। तो जो भी घटना है उसके जो भी फैक्ट्स होंगे, उसका स्वरूप क्या था, वो हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है, वो फैक्ट्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये बताने का जो काम करेंगे उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? साइंटिफिक रिसर्च। और एंड पॉइंट वही है, साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट्स विद द फैक्ट्स एंड देन मूव्स टुवर्ड्स थियोराइजिंग। मतलब तथ्यों से शुरू होता है वैज्ञानिक संशोधन और एंड काय में होता है? सिद्धांतों के निर्माण में। ओके, इज इट क्लियर? साइंटिफिक रिसर्च का मतलब? किसी को कुछ डाउट अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की है? थक गए क्या रे? 1 घंटा 20 मिनट हो गया, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर अभी क्लास है किसका रे? नीता मैम को। हाँ, किसका है? साइकोलॉजी का सर। अच्छा, कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे? तो 5 मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है? फिर कल देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। सर ये थ्योरी का जो भी मैंने मीनिंग बताया वो यहाँ पर है। यहाँ पे एक वर्ड आया है वेरिएबल्स, उसका मीनिंग मैं बाद में समझा दूंगा आपको, ठीक है? तो थ्योरी इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड concepts, definitions and prepositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables with the purpose of explaining and predicting the phenomena. सिंपल सा मीनिंग यहाँ ध्यान में रखना है। ये सेट है या बंच, जिसको हम लोग बोलते हैं संच बोल सकते। संच काय का है? कोई भी घटना है, वो घटना के बारे में जो भी कंसेप्ट होंगी, संकल्पनाएं होगी, उसके बारे में जो भी परिभाषाएं होगी, व्याख्याएं होगी, उसके बारे में कुछ धारणाएं हो सकती है। तो ये आपस में इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये समझाने का या ये बताने का जो एंड मिलेगा हमको, या रिलेशनशिप जो हम लोग बताएंगे अलग अलग बातों में, उसी को क्या कहते हैं? सिद्धांत। और इसका मेन पर्पज जो होता है, वो घटना जो है भविष्य में किस तरह की हो सकती है, वो बताना भी जो है उसको सिद्धांत हम लोग बोल सकते हैं। जैसे अभी बोला जाता है 2050 में, आफ्टर 30 इयर्स दुनिया में पेट्रोल ही नहीं होगा, इसलिए अभी ई बाइक और ई कार्स पे जमाना आ रहा है। पेट्रोल और डीजल ही नहीं मिलेगा। किस बेस पे लगाया जा रहा है? जो अभी तक की घटनाएं हुई है, दुनिया में पूरा जो तेल का साठा है, तेल का जो संग्रह है, और अभी जो यूज है
पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो जितना यूज हो रहा है और जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके बीच में का रिलेशनशिप देखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है आज भविष्य में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो 2050 है उस साल में हमारे पास में कोई पेट्रोल नहीं होगा और इंडिया में तो होगा ही नहीं क्योंकि 2030 में ही हम लोग चाइना को पॉपुलेशन में क्रॉस कर लेंगे। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन का दोनों देशों का उसके बेस पर ये आज अंदाजा हम लोग लगा रहे हैं कि 2030 में इंडिया का पॉपुलेशन क्या होगा और 2050 में पूरे दुनिया का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ओके, तो जो यूज की स्पीड है, यूटिलाइजेशन जो हो रहा है तेल का और प्रोडक्शन जो हो रहा है, प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन ये दो अलग अलग क्या है, वेरिएबल है, चल बोलते हैं उसको हिंदी में भी और मराठी में भी। चर, हिंदी में चर और मराठी में चल बोलते हैं। तो ये अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में का संबंध जो है वो बताने का काम भी जो है वो कौन करता है, सिद्धांत करता है या थियरी करता है। इज इट क्लियर? शुड आई स्टॉप हियर? बाकी का जो है टाइप ऑफ रिसर्च वगैरह वो देखना इस क्लास में देखते हैं, ठीक है? Yes, sir. और ये पीपीटी भी मैं पूरा क्लास होने के बाद में, पूरा हमारा यूनिट खत्म होने के बाद में शेयर करूंगा। तो कुछ कुछ ट्रांसलेशन करने का बाकी है, ठीक है? Yes. ओके, देन सी यू टुमारो। कल मुझे कोई 3 बजे याद दिला देना रे भाई, 4 बजे क्लास लेना है करके। आज किसी ने याद नहीं दिलाया था, रोशन। आपने भेजा। मैंने भेजा 11:30 बजे तक, किसी का इंतजार किया, किसी का फोन नहीं है ना किसी का मैसेज है, तब मैंने बनाया और भेजा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। हाँ सर। बाय। बाय सर। Yes.